वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। हमारा इस वक्त का टॉपिक है प्रेसिडेंसी नगरों में प्रारंभिक संघों की भूमिका, रोल ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। भारत में राष्ट्रीय जागृति लाने का श्रेय राजा राममोहन रॉय को जाता है। वे आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अरस्तु माने जाते हैं। इस संबंध में एन.एस. बोस लिखते हैं, द ओरिजिन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया इज ट्रेस्ड टू राजा राममोहन रॉय। ही इज रिगार्डेड एज द एरिस्टोटल ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी प्रथा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, भारतीय उद्योगों व व्यापार के विकास, किसानों की जमींदारों के शोषण से रक्षा एवं भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी समस्याओं पर अपनी आवाज उठाई। उनके विचारों से प्रेरित होकर ही बाद में अनेक दार्शनिकों ने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक संघ स्थापित किए एवं भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। अब हम अलग अलग समयों पर जो संघ बने या संस्थाएं स्थापित हुई उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले आते हैं डेरोजियन। राजा राममोहन रॉय के राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर बंगाल के बौद्धिकों ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो नामक एक एंग्लो इंडियन नौजवान ने किया। उसने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में यहीं वो प्राध्यापक नियुक्त हो गया। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा गिब्बन और बेकन के राजनीतिक विचारों ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वह जीवन के प्रत्येक पक्ष में स्वतंत्रता का समर्थक था तथा उसने अपने विद्यार्थियों को भी हर विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक एवं तर्क संगत विचार करने की प्रेरणा दी थी। डेरोजियो ने उसके विचारों से प्रेरित होकर उसके शिष्यों ने डेरोजियन संस्था की स्थापना की और इन डेरोजियनों ने समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं एवं जनसभाओं के माध्यम से बंगाल की जनता में नव विचारों का संचार करने का प्रयास किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तो डेरोजियनों को आधुनिक बंगाल की सभ्यता के मुख्य प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दूसरी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब इस सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी स्थापना का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, परंतु इसने किसानों के हितों को भी नजरअंदाज नहीं किया। इसने सारे भारत में ही अपनी शाखाएं स्थापित करने की योजना बनाई ताकि बंगाल के बाहर भी उन लोगों के साथ संपर्क कायम किया जा सके जिनके हित एवं उद्देश्य इनके साथ मिलते हों। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत में प्रारंभिक संघ था जिसने संवैधानिक ढंग अपनाकर वैध अधिकारों की प्राप्ति का प्रयास किया, परंतु 1844 ईस्वी में इसका पतन हो गया। आगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन भारत आया। यहाँ उसने बंगाल में नौजवानों को संवैधानिक संघर्ष चलाने संबंधी शिक्षा दी। उसके परामर्श पर ही अप्रैल 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करना, सरकार को
विभिन्न कानूनों संबंधी सुझाव देना, भारतीयों के लिए उचित अधिकारों की मांग करना, विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा संबंधी प्रयास करना तथा समाज में प्रचलित बुराइयों का विरोध करना था। यद्यपि कोई भी भारतीय इसका सदस्य बन सकता था, तब भी अधिकतर उच्च श्रेणी के भारतीय ही इसमें शामिल हुए, जिनकी अंग्रेजी सरकार के प्रति सहानुभूति भी थी। परिणामतः यह राजनीतिक संगठन के रूप में अपना प्रभाव ना छोड़ सका तथा 1846 ईस्वी तक इसका पतन भी हो गया था। तो बहुत थोड़े समय के लिए ये सोसाइटी जो है ये अस्तित्व में रही। आगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी सदस्यता केवल भारतीयों के लिए ही खोली गई थी। इसका उद्देश्य प्रशासन में संवैधानिक ढंग से सुधार लाना था। जल्दी ही पुणे, बंबई, मद्रास व अवध में भी इसकी शाखाएं स्थापित की गईं। 1852 ईस्वी में एसोसिएशन ने सरकार को एक विनय पत्र भेजकर अनेक मांगें प्रस्तुत की, जिन्हें 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में शामिल किए जाने की भी अपील की गई। इनमें भारतीयों को विधान पालिका में शामिल किए जाने की मांग प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन ने न्याय प्रणाली में सुधार, लगान व्यवस्था में सुधार, नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहन देने, भारत में शिक्षा के विकास एवं भारतीयों की उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की भी मांग की गई, परंतु सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया और इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1857 ईस्वी के बाद एसोसिएशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक ग्रेजुएट्स शामिल हुए। 1867 ईस्वी के बाद एसोसिएशन ने सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं को भारत में भी करवाने की मांग उठाई। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने, अकाल व प्राकृतिक प्रकोप की रोकथाम के लिए कदम उठाने आदि की भी मांग रखी गई। 1875 ईस्वी के बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रभाव कम होने लगा। इसके अनेक कारण थे। पहला, इसमें धनी जमींदारों का प्रभाव ज्यादा रहा एवं मध्य श्रेणी के लोग इसे अपने हितों की पूर्ति में असमर्थ मानने लगे थे। दूसरा, इसका वार्षिक चंदा 50 रुपए था, जिसे आम लोग नहीं दे सकते थे। फिर भी यद्यपि यह कोई प्रमुख सफलता प्राप्त करने में तो असफल रही, तब भी राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक चेतना व रुचि पैदा करने में इसका योगदान महत्वपूर्ण था। आगे इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष ने की। उसने पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने एवं भारत में भी इंग्लैंड के ही अनुरूप लोकतांत्रिक व प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की मांग की। इंडिया लीग के सदस्यों के लिए वार्षिक चंदा 5 रुपए निश्चित किया गया। यह भारत का पहला राजनीतिक संघ था जिसने देश के अन्य भागों में भी राजनीतिक संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित किए। आगे हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन लीग के ही कुछ सदस्यों ने की।
इसके प्रमुख सदस्यों में थे एम घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि। इसका मुख्य उद्देश्य हर वैध ढंग से भारतीयों का राजनीतिक, बौद्धिक व राष्ट्रीय उत्थान करना था। इस एसोसिएशन के सदस्य अधिकतर मध्य श्रेणी के थे। इसके पदाधिकारियों को चुनाव प्रणाली के आधार पर चुना जाता था, जो इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने विद्यार्थियों को भी अपने सदस्य बनाया। इस संस्था की बंगाल के बाहर भी अनेक शाखाएं स्थापित की गई थी। 1879 ईस्वी तक इसकी केवल 10 शाखाएं थीं, परंतु 1886 ईस्वी के आरंभ तक इनकी संख्या बढ़कर 124 तक पहुंच गई। आरंभ में इसकी सदस्यता का वार्षिक चंदा 5 रुपए था, जिसे बाद में कम करके केवल 1 रुपया कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन में भारतीयों की उचित मांगों के पक्ष में जोरदार प्रचार अभियान आरंभ हुआ। सर्वप्रथम 1877 ईस्वी में सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से कम कर 19 वर्ष कर दी गई। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों का दौरा किया एवं भारतीयों को इकट्ठे करने का प्रयास किया। इसके साथ ही परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाने की मांग की गई। इसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पास किया था, उसका कड़ा विरोध किया। इसने किसानों की दशा के सुधार के लिए भी जोरदार प्रचार किया तथा चाय बागानों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की भलाई के लिए भी मांग रखी। एसोसिएशन के एक सदस्य लाल मोहन घोष ने 1880 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा कर वहां के लोगों को भारत की समस्याओं से अवगत करवाया। 28 से 30 दिसंबर 1883 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रांतों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अग्रसर, फोररनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मतलब कि भारतीय संसद का पहला अधिवेशन भी माना जाता है। 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्योंकि इसके उद्देश्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलते थे, इसलिए 1886 ईस्वी में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। आगे है बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना अगस्त 1852 ईस्वी में बंबई के प्रमुख हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और यहूदियों ने की। इसका उद्देश्य भारत और इंग्लैंड की सरकारों को इस देश के लोगों की मांगों से अवगत करवाना तथा इनकी भलाई के लिए उसके पास प्रतिनिधित्व करना था। 1852 ईस्वी तथा 1853 ईस्वी में इसने भारत के प्रशासन की आलोचना करते हुए ब्रिटिश संसद के पास 2 विनय पत्र भेजे थे, जिनमें प्रशासनिक सुधारों के लिए मांग की गई। इसने इस विचार का भी खंडन किया कि भारतीय विश्वास व जिम्मेदारी वाले पदों के योग्य नहीं है तथा मांग की कि समय आ गया है जब भारत के नागरिकों को अपने देश के प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। 1860 ईस्वी में
बॉम्बे एसोसिएशन का विघटन हो गया, परंतु 1867 ईस्वी में बंबई के ही कुछ नेताओं ने इसे पुनर्गठित कर लिया। उन्होंने सिविल सेवाओं, लेजिस्लेटिव काउंसिलों में सुधार, स्थानीय स्वशासन आदि मामलों पर भी सरकार को कई विनय पत्र भेजे। 1873 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने वेस्टर्न इंडियन एसोसिएशन नामक अलग संस्था कायम कर ली, जिससे इसका प्रभाव काफी कम हो गया। बॉम्बे एसोसिएशन इंग्लैंड में भी अपना प्रभाव छोड़ने में काफी हद तक सफल रही। लंदन में जॉन ब्राइट ने भारत सुधार समाज, इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना था। अब आगे हम बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता गोविंद वसुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर एवं एम.जी. रानाडे आदि थे। सभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 लोगों के एक मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करवाने होते थे कि यह व्यक्ति उनका प्रतिनिधि है। इस प्रकार इस सभा का स्वरूप शुरू से प्रतिनिधि प्रधान बन गया। जून 1871 ईस्वी तक इसके सदस्यों की संख्या 140 तक पहुंच गई, जो 17,000 लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे। इसके सदस्यों में व्यापारी, जमींदार, अध्यापक, वकील, सेवा मुक्त सरकारी कर्मचारी आदि सभी वर्गों के लोग थे। 1870-71 ईस्वी में सभा ने केवल स्थानीय समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, परंतु बाद में इसने राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान संबंधी सरकार को कई विनय पत्र और मेमोरेंडम भेजने शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप यह पश्चिमी भारत की प्रमुख प्रगतिशील सभा के रूप में उभरी। सभा ने भारतीयों में राष्ट्रीयता के भाव विकसित करने में बढ़ चढ़कर योगदान पाया। सभा के नेताओं ने देश के विभिन्न भागों में दौरे किए एवं परस्पर एकता व सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। इसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी कई लेटर्स ऑफ अपील भेजी। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिलों को ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी बनाने संबंधी मांग की। इसने सिविल सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति करने की भी अपील की। अपनी एक अलग मांग में इसने भूमि के स्थायी बंदोबस्त को सारे भारत में लागू करने को कहा। जुलाई 1878 ईस्वी में सभा ने क्वार्टरली जनरल का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। सभा ने 1872-73 ईस्वी तथा 1876 से 1878 ईस्वी तक पड़े अकालों के समय पीड़ितों की बढ़ चढ़कर सहायता की। इसने किसानों की दशा की जांच करवाने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की तथा सरकार को उनकी दशा सुधारने के लिए कदम उठाने की अपील की। सभा ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का जोरदार विरोध किया। इसके अलावा इसने स्वदेशी का बड़े उत्साह के साथ प्रचार किया। संभवतः
सभा की राष्ट्रवादी गतिविधियों से प्रेरणा लेकर ही ह्यूम ने कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में करवाने का निश्चय किया था, परंतु कुछ दिन पहले ही वहां हैजा फैल जाने के कारण अधिवेशन बंबई में करवाना पड़ा। आगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जनवरी 1885 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता आदि थे। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न स्थानों में स्थापित संस्थाओं के साथ संपर्क कायम करना तथा देश की भलाई के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए एक दूसरे को सहयोग देना था। दिसंबर 1885 ईस्वी में इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया था। आगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1866 ईस्वी में लंदन में हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संसद व नागरिकों को भारत संबंधी जानकारी देना था। इसकी गतिविधियों में दादा भाई नौरोजी ने प्रमुख भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारत के प्रमुख नगरों में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखाएं खोली गई थी। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों के माध्यम से भारत के अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण का खुलकर प्रचार किया। भारत में जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं है। हजारों भारतीयों के लिए जीवन का अर्थ भूखमरी, अकाल और बीमारी है। ये विचार थे दादा भाई नौरोजी के कि India does not enjoy the security of life and property. To millions of Indians, life is simply half-feeding or starvation or famines and disease. 1873 ईस्वी में दादा भाई बड़ौदा के दीवान नियुक्त होकर भारत लौट आए। उनके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कमजोर पड़ने लगी। चूंकि एसोसिएशन का मुख्य केंद्र लंदन में था, इसलिए भारत में इसे विशेष सहयोग प्राप्त ना हो सका। आगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई। एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद को एक मांग पत्र भेजकर भारत, विशेषकर मद्रास जैसे आजकल हम चेन्नई कहते हैं, के प्रशासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया तथा इसमें सुधार लाने की मांग की। इसने प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियों की भी मांग की। 1854 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक एसोसिएशन अपनी गतिविधियों में बहुत सक्रिय रही तथा इस दौरान इसने अनेक सभाएं भी आयोजित की, परंतु बाद में ये कमजोर पड़ने लगी। इसके मुख्य कारण थे, पहला, दक्षिण भारत में मध्य श्रेणी का उत्थान नहीं हुआ था और दूसरा, व्यापारियों व जमींदारों के पास इसकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं था। और आगे है मद्रास महाजन सभा। तो इस सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य इस देश के नागरिकों के हितों का विकास करना था। कोई भी भारतीय जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, 1 रुपया वार्षिक चंदा देकर इसका सदस्य बन सकता था। जल्दी ही यह सभा मद्रास की एक लोकप्रिय सभा बन गई तथा एक ही वर्ष में इसके 205 सदस्य बन चुके थे। 29 दिसंबर 1884 ईस्वी को मद्रास महाजन सभा का अधिवेशन बुलाया गया, जो 5 दिनों तक जारी रहा। इसमें
भारत के प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ कृषकों की दशा में सुधार लाने जैसी समस्याओं पर विचार किया गया। इस सभा ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भी भेजे। तो इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले विभिन्न प्रेसिडेंसी नगरों में अनेक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। बेशक इनका प्रभाव क्षेत्र, प्रांतों व वर्ग विशेष के हितों तक सीमित था, तब भी इन्होंने प्रांतीय स्तर पर लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कांग्रेस की स्थापना के लिए नींव पत्थर रखा। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रेसिडेंसी नगरों में प्रारंभिक संघों की भूमिका। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस टॉपिक को भी, और अपने लिंक्स के साथ शेयर करें। कोई भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप सीधा मेल भी कर सकते हैं genius.history25@gmail.com। तो बहुत बहुत धन्यवाद।